प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि हमें जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी पूरी तरीके से ना आने के अभाव में रट्टे मारने पड़ते हैं। इसलिए रट्टे न मार करके हम छोटी छोटी बातें हैं उनको अच्छी तरीके से सीख लें, जिसके कारण से हमें पता होगा तो हम आसानी से वो लिख सकते हैं। हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हमें आसानी से याद हो सकते हैं, क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि फिर इसके साथ साथ हम क्या है कि आप बोलचाल में भी इसका प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे सामने दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि अकेले टेंसेस के आधार पर ही हम पूरी अंग्रेजी लिखना और बोलना नहीं सीख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा है कि सबसे पहले हमने केवल B+2 का प्रयोग किया। तो B+2 में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आता है ना है, नी है, ने है, नाता, नाती, नाती। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक है B+ और 2 के बीच में मैंने लगा दिया था अबाउट। तो इसमें क्या किया था, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आता है ही वाला, ही वाली, ही वाले, यानी काम हुआ नहीं लेकिन होने ही वाला है, तो उसमें B+ अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे और चलते हैं और वो अगला है B+ गोइंग टू का प्रयोग। ओके, अब आप कहेंगे सर B+ गोइंग टू का प्रयोग कब होता है? जैसे B+2 का प्रयोग तो हमने देखा ना है, नी है, नाता, नाता, B+ अबाउट का ही वाला, ही वाली, ही वाले। इसी प्रकार से B+ गोइंग टू का प्रयोग तब होता है जब कोई काम है वो होने जा रहा है। और इसका B+ गोइंग टू का प्रयोग आप ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग जब हम नोटिस बनाते हैं ना, नोटिस लिखते हैं जो कि आपके 4 नंबर का टॉपिक आता है, तो उस समय B+ गोइंग टू का प्रयोग है वो किया जाता है। अगर जिसको अच्छी तरीके से पता है कि B+ गोइंग टू का प्रयोग किस प्रकार से करना है तो उसके नोटिस हैं, उनमें दिक्कतें नहीं आती। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि B+ गोइंग टू का प्रयोग कब करना है। तो स्टूडेंट्स, B+ गोइंग टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हिंदी वाक्यों के अंत में आता है जा रहा, जा रही और जा रहे। ओके, प्रेजेंट टेंस में है लगा देते हैं, जा रहा है, जा रही, जा रहे, पास्ट टेंस में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ये लगा देते हैं। अब सेंटेंस पैटर्न, अब देखिए कितना इजी था। मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हमने क्या किया था, जो पहले था B+2 था तो B+2 लगाया था, फिर उसके बाद B+ और 2 के बीच में हमने क्या लगाया था, B और 2 के बीच में क्या लगा, अबाउट लगा दिया था। ठीक है, अब क्या है, B और 2 के बीच में हमने क्या लगा दिया, गोइंग टू लगा दिया है। तो जो सेंटेंस पैटर्न है वो तो वो कहीं है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब B और 2, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया है, गोइंग लगा दिया है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस B और 2 के बीच में क्या लगा दिया, गोइंग लगा दिया, हो गया B+ गोइंग टू। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में जा रहा, जा रही, जा रहे, काम होने वाला है, ठीक है, हुआ नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, B+ गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे नोटिस हम लगाते हैं कि हमें, ठीक है, 15 मार्च को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसके अंदर अंग्रेजी बनाने कि हम 15 मार्च को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से क्या नाम है, वे 10 अप्रैल को विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 15 मार्च को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से 10 अप्रैल को विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट इसके अंदर भी प्रेजेंट टेंस है, तो हम लगा देंगे वी के साथ
तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम मनाने जा रहे हैं। भाई क्या मनाने जा रहे हैं आप? विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए वार्षिक उत्सव है, इसको मना रहे हैं, और किसका है? विद्यालय का। तो अपन क्या करेंगे? द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब कब मनाना है? तो सीधी सी बात है, 15 मार्च को मनाना है। तो 15 मार्च को, तो देखिए ध्यान दीजिए, डेट, वार, त्योहार, दिवस, दिनांक कुछ भी हो तो उससे पहले को के अर्थ में अपन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम मनाने जा रहे हैं द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। ऑन कब? 15 मार्च को, तो 15 मार्च, MARCH। इसी प्रकार से यहां पर वे 10 अप्रैल को विद्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अपन देखते हैं काम वाली होने जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू। ठीक है, दे आर गोइंग टू। अब लगाना है, तो लगाना कोई प्लान तो करना है। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी आयोजन होता है, ठीक है, विद्यालय में, तो उत्सव वगैरह का होता है, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई शिविर वगैरह है, उसका आयोजन होता है, तो अपन हॉल्ड लगाते हैं। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू हॉल्ड। अब क्या हॉल्ड करने जा रहे हैं भाई? एक रक्तदान शिविर, एक ब्लड डोनेशन कैंप। अब कहां लगाने जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू हॉल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप। कहां पर? विद्यालय परिसर में। तो अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत इन द स्कूल कैंपस। कब लगाना है? 10 अप्रैल को। तो ये वही बात, तारीख आ गई है, ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो वाक्य, कई बार विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि बड़े वाक्य हैं, उनमें दिक्कत आती है उनके सामने। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। देखिए इसमें डूयर है, वो क्या है? वे है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? लगाना है। क्या लगाना है? रक्तदान शिविर। ये इस वाक्य में हो गया है ऑब्जेक्ट। और कहां लगाना है? विद्यालय परिसर में। तो मैं इस वाक्य में प्रीपोजिशन, विद्यालय परिसर है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। और को इस वाक्य में है प्रीपोजिशन, और 10 अप्रैल इस वाक्य के अंदर टाइम एडवर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने वाक्य बनाया है कि दे आर गोइंग टू होल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल कैंपस ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन जैसे कोई भी अपन वाक्य बना रहे हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करते हैं, और जैसे कोई फंक्शन चल रहा है हमारे यहाँ, कोई काम हो रहा है, तो जो अनाउंसर होता है वो क्या कहता है कि प्यारे श्रोता दर्शकों, दिल थाम के देखिए, अब आपके सामने कोई फला है या फला है, वो अपना एक लोक गीत या लोक नृत्य आदि प्रस्तुत करने जा रही है। ठीक है, जैसे ये है कि मिस कविता एक रंगा रंगे लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। ये वाक्य देखते हैं, तो इस वाक्य में अपन देखते हैं जो डूयर है, करता है, वो है मिस कविता। ओके, अब वर्ब क्या है? प्रस्तुत करना, मैनर। लेकिन अपन जानते हैं जा रहा, जा रही, तो ये B+2, B+ गोइंग टू। अब मैनर आगे से क्या, मैं प्रस्तुत क्या करना है? लोक नृत्य के साथ एक रंगारंग लोक नृत्य। तो इस वाक्य में अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? एक रंगारंग लोक नृत्य। ओके, तो सबसे पहले अपन लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मिस कविता। ओके,
ये लिख दिया हमने। अब टेंस देखते हैं, जा रहा है, इसका मतलब इज ए मार्ग में से इज। मिस कविता इज गोइंग टू। ओके, अब हमें क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, देखिए प्रस्तुत करना। अब प्रस्तुत करने की अंग्रेजी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मिस कविता इज गोइंग टू प्रेजेंट, मिस कविता है प्रस्तुत करने जा रही है। क्या प्रस्तुत करने जा रही है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, एक लगाएंगे लोक नृत्य। तो अपन क्या लगाएंगे, ए कलर, सी वाले ओ यू आर कलर, कलरफुल मींस रंगा, कलरफुल। लोक नृत्य कलरफुल। फॉक, एफ और के फॉक है, और ये लगा दिया हमने डांस। और इस प्रकार से हमारा वाक्य हो गया तैयार। तो मिस कविता इज गोइंग टू प्रेजेंट ए कलरफुल फॉक डांस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी ऐसे वाक्य जिनके अंदर आ रहा है ना है ये नहीं है, तो B+2। ही वाले आते हैं B+1 अबाउट टू, और जा रहे आते हैं B+ गोइंग टू का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। बिल्कुल आसान पैटर्न बैठने की तरह। सब्जेक्ट लगाया हम, सब्जेक्ट लगाया कि B+2 लगाया, B+ अबाउट टू लगाया, B+ गोइंग टू लगाया। ठीक है, और टू के बाद में देखिए क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद में एडवर्ब लगा रहे हैं। तो ये का ये जो पैटर्न है हम देखते हैं कि सभी के अंदर आ रहा है, चल रहा है। तो ये कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है वो भी आसानी से समझ सकता है। बस उसको ये देखना है कि वो जो वर्ब्स हैं, ठीक है, वो उसको याद है नहीं है। तो इसके लिए बस उसको ज्यादा से ज्यादा कुछ छोटे-मोटे जो वर्ब्स हैं वो जो कि दैनिक रूप में काम में ली जाने वाली है उनको तैयार कर सकते हैं, और बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डियर फ्रेंड्स आप लोगों के समझ में आई